ऑपरेशन में अगर सर्जरी के वक्त पेशेंट की केयर नर्स अगर सही से नहीं करे तो क्या पेशेंट की जान जा सकती है। तो चलिए आज के टॉपिक में हम यही सीखते हैं सी सेक्शन इंट्राऑपरेटिव नर्सिंग केयर, यानी सर्जरी के वक्त पेशेंट की टेक केयर नर्स कैसा करते हैं। एक्चुअली नर्स के रोल 3 होते हैं, जैसा कि फर्स्ट रोल है इनका सर्कुलेटिंग नर्स, स्क्रब नर्स और एनेस्थेसिया नर्स। ये 3 टाइप्स के नर्स होते हैं जो पेशेंट को सर्जरी के वक्त हेल्प करते हैं और ड्यूरिंग दी सर्जरी के वक्त गायनेकोलॉजिस्ट को या सर्जन को या एनेस्थेटिक को कैसे हेल्प करते हैं मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे सी सेक्शन प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 सी सेक्शन इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। इज दैट क्लियर गाइस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ सी सेक्शन? सी सेक्शन होता है एक सर्जिकल मेथड ऑफ डिलीवरिंग बेबी मेकिंग कट्स इन द मदर्स ऑफ एब्डोमिनल कट एंड यूटेरस कॉल्ड सी सेक्शन। यानी बेबी को मेकिंग कट करने के बाद मदर के एब्डोमेन से कट करके एंड यूटेरस से कट करके बेबी को बाहर निकालते हैं, उसे हम सी सेक्शन बोलते हैं। सी सेक्शन को और एक नाम है LSCS, दैट इज कॉल्ड विद द लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे ये 8 पॉइंट्स, यानी कि बिफोर इंसिशन, पोजीशन ऑफ मदर ड्यूरिंग सर्जरी, स्पॉन्ज एंड काउंट, बेबी डिलीवरिंग, इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड द डॉक्यूमेंटेशन। ये 8 पॉइंट्स है, बहुत ही डिटेल में सीखेंगे हम और ये एग्जाम में ये मेन 8 पॉइंट्स है और इसमें हम ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। ये पैरामेडिकल क्वेश्चन में बार बार आते हैं, सर्जिकल टॉपिक में तो हम ये डिटेल में सीखेंगे और ये बिगिनर्स के लिए है जो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए, जैसा कि बिफोर इंसिशन क्या रहता है? पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, कंसर्ट लेना, वेरीफाई करना। जैसा कि पेशेंट को वार्ड में पेशेंट है, ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट आ रहा है तो पेशेंट को वेरीफाई करना, उसके प्री एनेस्थेटिक कंसर्ट देखना और फिर प्री मेडिकेशन देखना और उसके बाद पेशेंट को एंटर लेना। इज दैट क्लियर? उसके बाद प्री ऑफ चेकलिस्ट देखना, जैसा कि हाई रिस्क है या कोई चेकलिस्ट है, कंसर्ट है, यानी अटेंडर की कंसर्ट सर्जरी से पहले, ताकि सर्जरी के वक्त पेशेंट प्रॉब्लम में ना हो कि उनके कंसर्ट लिए ना लिए, ये सिचुएशन प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, तो ये प्री ऑफ मेडिकेशन करना, वर्क करना ये वार्ड में सिस्टरों का काम है। लेकिन जब सर्कुलेटिंग नर्स और यहाँ पर एनेस्थेटिक नर्स, ये लोगों ने चेक करना है जब पेशेंट को ओटी में लेते जब। ओके, नाउ थर्ड वन है फॉलिस कैथेटर। फॉलिस कैथेटर बिफोर सर्जरी से पहले लगाना इट्स कंपल्सरी, ताकि जब पेशेंट एनबीएम में रहा, पेशेंट जब स्पाइनल एनेस्थेसिया में रहा आफ्टर सर्जरी के बाद, तो 6 घंटे पेशेंट मूवमेंट नहीं करता है, इसीलिए फॉलिस लगाना इट्स कंपल्सरी। इज दैट क्लियर? उसके बाद बिफोर वाइटल चेक करना जरूरी है, पेशेंट के बीपी, सैचुरेशन, ऑक्सीजन चेक करना है। उसके बाद बेबी का FHR यानी फीटल हार्ट रेट वो भी चेक करना जरूरी है। और उसके बाद स्पाइनल पोजीशन देने के लिए पहले वार्ड में स्पाइनल पोजीशन उन्हें सिखाना चाहिए, ताकि जब बेबी तक ब्लड सर्कुलेशन सही से जाए। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद सेकेंड वन है पोजिशनिंग ऑफ मदर। पोजिशनिंग ऑफ मदर इन द ओटी के वक्त पोजिशन कैसी रहना है मदर की, मैं वो बताऊंगा। जैसा कि आर्म बोर्ड सपोर्ट, दोनों भी आर्म बोर्ड ऐसे रहते हैं, उस वक्त मदर का पोजीशन ऐसा रहना और आर्म बोर्ड पोजीशन में रहना। इज दैट क्लियर? उसके बाद है प्रेशर पॉइंट, पैडिंग एंड पिलो सपोर्ट। जैसा बेबी मदर लेटने के बाद पिलो सपोर्ट लगता है, पैडिंग सपोर्ट लगता है और इजी सुपाइन पोजीशन में लेटता है। इज दैट क्लियर? नाउ हम बात करेंगे, ये दो पॉइंट हो गए, बिफोर इंसिशन एंड द पोजीशनिंग ऑफ मदर। इज दैट क्लियर? ये 2 पॉइंट इजी है। नाउ ड्यूरिंग द सर्जरी इट्स वेरी इजी एंड बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, because strict sterile technique it's very important. Instrument sutures also important. FHR, fetal heart rate and IV fluids O2 से ensure and suction cautery monitor। यानी कि ये पॉइंट क्या क्या होते हैं मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। जैसा कि स्ट्रिक्टली स्टेराइल टेक्निक, जैसा कि जब स्क्रब नर्स ऑपरेशन में सर्जरी करते वक्त एवरीथिंग, ग्लव्स, सैनिटाइजर, इंस्ट्रूमेंट, स्पॉन्ज, मॉप, सूचर, सर्जन के साइड, एनेस्थेसिया के साइड, सर्जरी के साइड रुकते वक्त उस वक्त स्टेराइल और एक टेक्निक हाइजीन रहना जरूरी है। इज दैट क्लियर? वो वर्क है स्क्रब नर्स का, ठीक है। देन उसके बाद इंस्ट्रूमेंट एंड सूचर्स, इंस्ट्रूमेंट काउंटिंग, सूचर काउंटिंग, सर्जरी के वक्त इनो करना कौन? स्क्रब नर्स। इज दैट क्लियर? स्क्रब नर्स करना और सर्कुलेटिंग नर्स को भी इन्फॉर्म करना कि इतने इतने यूज हुए और क्या क्या यूज हुए। तो सर्कुलेटिंग नर्स का रोल ये है कि सराउंडिंग में क्या क्या वर्क हो रहा है ये चेक करना। इज दैट क्लियर? नाउ सक्शन, कॉटरी और मॉनिटर, ये तीनों भी वर्किंग में है नहीं है, ये सर्कुलेटिंग नर्स एंड एनेस्थेसिया नर्स का रोल है कि वर्क कर रहे नहीं कर रहे, सक्शन मॉनिटर कर रहा नहीं कर रहा, मॉनिटर कर रहा नहीं कर रहा, कॉटरी मशीन कर रही नहीं कर रही, ये सर्कुलेटिंग नर्स और एनेस्थेसिया नर्स का रोल है।
ओके, नाउ हम बात करेंगे अब चौथा रोल। चौथा रोल क्या है? स्पॉन्ज इंस्ट्रूमेंट काउंट। स्पॉन्ज इंस्ट्रूमेंट काउंट क्या है? जैसा कि सर्कुलेटिंग नर्स का रोल है स्पॉन्ज इंस्ट्रूमेंट का काउंट कैसा करना। इंसिशन से पहले देख लेना, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट देख लेना, स्पॉन्ज देख लेना, एवरीथिंग देख लेना। उसके बाद यूटरस क्लोजर होने से पहले पूरे इंस्ट्रूमेंट है नहीं है, बराबर है नहीं है, कुछ मिसमैच तो नहीं है, तब देखना। उसके बाद स्कीम क्लोजर, स्कीम क्लोज होने से पहले तभी भी देखना कि इंस्ट्रूमेंट सही है नहीं है। ये रोल सर्कुलेटिंग नर्स और एनेस्थेसिया नर्स का है। इज दैट क्लियर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी मिसमैच भी होते हैं, कभी यूट्रस में भी फंस जाते हैं, कभी स्कीम के पहले भी अंदर इंस्ट्रूमेंट रह जाते हैं, तो उसी वक्त उससे पहले सर्कुलेटिंग नर्स एनेस्थेसिया नर्स ने इन्फॉर्म भी करना। और स्क्रब नर्स का पहले तो रोल ये है कि ये पूरा चेक कर लेना बिफोर इंसिशन, बिफोर सूचरिंग, ठीक है। नाउ फिफ्थ वन पॉइंट, बेबी डिलीवरिंग फेज। जैसा भी बेबी बाहर निकलता है यूटेरस से, तो उस वक्त सर्कुलेटिंग का रोल है नियोनेटल नर्स के पास हैंड ओवर करना। उसके बाद कॉर्ड क्लैम्प का ब्लड लेना, कौन सा टाइम है वो मेंशन करना, बेबी को वार्मर में ट्रांसफर करना सर्कुलेटिंग नर्स ने। उसके बाद अपगार स्कोर, अपगार मॉनिटर, यानी बेबी का स्कोर 1 to 5 में बेबी क्राई कर रहा नहीं कर रहा, मोशन पास कर रहा नहीं कर रहा, क्या सिचुएशन में है, दैट इज कॉल्ड विद अपगार। मैं इस पे भी एक टॉपिक बनाऊंगा, बट शॉर्ट में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अपगार यानी बेबी का क्या है सिचुएशन। इज दैट क्लियर? नाउ 6th पॉइंट, इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। जैसा कि ड्यूरिंग दी सर्जरी या आफ्टर दी सर्जरी ज्यादा से ज्यादा इंट्रा ऑपरेटिव में इतने कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होते, बट फिर भी मैं कॉम्प्लिकेशंस आपको बताता हूँ। जैसे कि कभी कभी ज्यादा हेमरेज होना, यानी ब्लीडिंग ज्यादा होना ड्यूरिंग दी सर्जरी। तो जैसा कि यूट्रस ओपन करने के बाद, बेबी निकालने के बाद ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो उस वक्त सिचुएशन में एनेस्थेटिक जो भी देते हैं, जैसा कि ट्राइनिक्सा, पॉज, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, तो वो देना। उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, यानी फ्लूइड लगाने, जो कि जिस्म में का पानी जो कम हो रहा है, उसीलिए हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, तो उसके लिए DNS, RL ये फ्लूइड लगाना जरूरी है। उसके बाद पेशेंट हाइपोटेंशन में जाता है, क्योंकि स्पाइनल एनेस्थेसिया देने के बाद हाइपोटेंशन में जाता है पेशेंट, तो वो भी हमें देखना है और इन्फॉर्म एनेस्थेटिक को करना है। इज दैट क्लियर? ये 6 पॉइंट हो गए। नाउ 7 पॉइंट, इन्फेक्शन कंट्रोल। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या है? स्टेराइल फील्ड इंटैक्ट, एंटीबायोटिक चेक एंड बायोमेडिकल रूल्स। इन्फेक्शन कंट्रोल के वक्त, सर्जरी के बाद और ड्यूरिंग दी सर्जरी में कैसा है, यूटेरस होगा या फिर ब्लड होगा या क्लॉट हो गए, तो वो है तो बायोमेडिकल में अच्छे से यूज करना है, ताकि स्प्रेड इन्फेक्शन ना हो, बायोमेडिकल बेस्ड प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमें इन्फेक्शन कंट्रोल रखना चाहिए। ओके, नाउ 8 पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। बिफोर सर्जरी, प्री ऑप मेडिकेशन, फॉलिस कैथेटर, कैनुला, ये भी देखना जरूरी है। उसके बाद सर्जरी स्टार्ट टाइम, सर्जरी एंड टाइम, एनेस्थेसिया कौन से टाइप का है, स्पाइनल एनेस्थेसिया है क्या, GI एनेस्थेसिया है, जनरल एनेस्थेसिया है, या फ्लूइड कौन सा जा रहे, ड्रग्स कौन से जा रहे, कितने डोजेस जा रहे, और एनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन में आता है। ये सर्कुलेटिंग नर्स का रोल है और एनेस्थेसिया नर्स का रोल है कि क्या क्या मेंशन करना और कैसा मेंशन करना, ठीक है। सो ये है पूरे 8 पॉइंट्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब भी आप वीडियो देखेंगे तो स्क्रीनशॉट के जरिए आपको मालूम रहेगा कि ये कौन से सिचुएशन है। सो ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब के लिए, अभी के लिए आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मुझे वीडियो को फॉलो करते रहिए, ताकि आपको लास्ट लेक्चर में क्या हुआ और आने वाले